हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर के सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल PR एजुकेशन में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हम लोगों ने इसके नेक्स्ट वीडियो में देखा था जो कि 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, उसको शुरू किए थे। उसका चैप्टर था भारत का भौतिक स्वरूप, यानी कि उसमें हम लोगों ने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम उसके आगे देखते हैं, उसमें से बचा हुआ उसका शेष भाग। तो आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, यानी कि इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं समय बिना देर किए हुए। तो आइए चल, उत्तर का विशाल मैदान, यानी कि इस मैदान का निर्माण मुख्यतः सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। यानी कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जो नदियां हैं और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा लाए गए जो निक्षेप होता है, यानी कि अवसादों का जो निक्षेप होता है, उससे इस मैदान का निर्माण हुआ है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। यह मैदान पूर्व से पश्चिम तक 3200 किलोमीटर में फैला हुआ है तथा इसकी चौड़ाई है, यानी कि उत्तर से दक्षिण तक ये 50 से 150 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है, यानी कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है, तो चेन्नई से किया जाता है। तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 50 मीटर से लेकर 150 मीटर तक इसकी समुद्र तल से, यानी कहीं से 50 मीटर है और कहीं पे 150 मीटर भी है, तो यानी कि इसके बीच है। अब देखिए, इसे भौतिक लक्षणों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। इसे भौतिक लक्षणों के आधार पर, जी हाँ, 4 भागों में बांटा गया है, जो कि भाबर, तराई, बांगर, खादर आदि नामों से हम लोग जानते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कि भाबर किसे कहते हैं। यानी कि जब नदियां, यानी कि शिवालिक से जब नदियां निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर भारी पदार्थ लेकर के आती हैं, जो कि वहाँ शिवालिक के मतलब कि पर्वत के जस्ट बगल में, यानी कि उसके पाद में, यानी कि उसके नीचे बिछा देती है, जिसके निर्माण से, उस निक्षेपों के निर्माण से भाबर का निर्माण होता है। उसे भाबर का मैदान कहा जाता है। और वहाँ पर क्या होता है कि छोटी छोटी नदियाँ जो है जब उसमें आती हैं तो वो उसी में लुप्त हो जाती हैं, यानी कि वो जो संरचना होता है पारगम में होता है, यानी कि उसकी पानी जो है नीचे चला जाता है और लगता है कि ऊपर से नदी एकदम मर गई है, लुप्त हो गया है, उसमें पानी ही नहीं है। और फिर उसके बाद देखते हैं तराई। और तराई ऐसा क्षेत्र होता है कि जहाँ पर भाबर में जो नदियाँ लुप्त हुई थी, वो तराई मैदान में आकर के फिर पुनः प्रकट हो जाती हैं। और ये क्षेत्र जो है मतलब कि दलदली होता है, और इस क्षेत्र में गन्ना वगैरह का बहुत अच्छा से खेती किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि बांगर वह क्षेत्र होता है जो कि जहाँ पर नदियाँ हर एक साल बाढ़ के पानी नहीं पहुँचा पाते, यानी कि कहने का मतलब ये है कि बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, यानी कि वह ऊंचा स्थान है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उसे बांगर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं खादर जो है वह क्षेत्र होता है कि जहाँ पर नदियाँ प्रत्येक साल अपने बाढ़ के पानी से उस क्षेत्र को डुबा देती है, और जब बाढ़ का पानी वापस जाता है तो उस क्षेत्र में बहुत सारे अपने साथ जो मिट्टी के कण होते हैं उसको वहाँ पर निक्षेपित कर देती हैं, जिससे ये क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है बच्चों, जिसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। यानी कि ये नवीन जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अब हम लोग देखिए इसका उत्तरी मैदान का प्रादेशिक आधार पर, यानी कि इसी मैदान को प्रादेशिक आधार पर भी 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पंजाब का मैदान, यानी इसी मैदान को भी प्रदेश के आधार पर भी अलग अलग नामों से हम लोग जानते हैं, जैसे पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान, राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी कि इन नामों से भी प्रादेशिक नामों के आधार पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चलिए आइए आज हम देखते हैं और आगे प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार वह भाग है
जो कि उत्तर का जो विशाल मैदान है, जस्ट उसके बाद ये प्रायद्वीपीय पठार शुरू होता है। आप लोगों ने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि मैंने बताया कि प्रायद्वीपीय पठार की निर्माण कैसे हुआ है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार वाला जो भूखंड है काफ़ी पुराना है बच्चों। ये जब जितने भी महाद्वीप हैं अलग नहीं हुए थे, सब एक साथ थे, तो उस समय पूरा एक साथ जुटा हुआ था पूरा स्थल भाग, जिसे पंजिया के नाम से जानते हैं। और पंजिया के टूटने के कारण ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का निर्माण होता है। और गोंडवाना लैंड का ही टूटा हुआ भाग है ये कौन? प्रायद्वीपीय पठार। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है काफी पुराना ये भाग है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो यह प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार है। देखिए इसकी जो संरचना देखिएगा आप लोग प्रायद्वीपीय पठार में, तो ये त्रिभुज के समान है, इसीलिए एक अनियमित है, मतलब कि बराबर नहीं है, समतल नहीं है, ये अनियमित है, जो कि त्रिभुजाकार भूखंड है, जिसके उत्तर पश्चिम में अरावली एवं दिल्ली और पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और पश्चिम में गिर पहाड़ियां और दक्षिण में इलायची जिसे कार्डेमम पहाड़ी भी कहा जाता है, तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग एवं कार्बी एंगलोंग पठार भी यानी कि इसके पूर्व में उत्तर पूर्व में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका निर्माण जो है पंजिया के टूटे हुए भाग गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, तो जैसे कि उसके बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये जो है सबसे प्राचीन है, जो कि पंजिया का टूटा हुआ भाग है। अब देखिए नर्मदा एवं ताप्ती नदियां दरार घाटी से घाटी का अनुसरण करते हुए ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है, यानी कि ढाल देखते हैं, आगे देखेंगे इसका ढाल किधर है, और ये ठीक उसके विपरीत यानी कि विपरीत प्रवाहित होकर के अरब सागर में गिरती है। अब देखिए इस पठार का ढाल उत्तर एवं उत्तर पूर्व है, जो कि सोन चंबल दामोदर की बहाव दिशा से स्पष्ट होता है, यानी कि सोन चंबल ये जो है इसी पठार से निकलती है और ये जाकर के उत्तर पश्चिम में जाकर के मिल जाती है। अब देखिए संपूर्ण पठार कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त है, यानी कि ये जो पूरा प्रायद्वीपीय पठार वाला प्रदेश है वो कई छोटे छोटे पठारों में विभक्त है, जैसे मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार तथा शिलोंग का पठार। अब देखिए इसके अलावे भी बहुत सारे और पठार हैं, जैसे इसके अलावे दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक का पठार, दंडकारण्य का पठार आदि, यानी कि ये सारे जो पठार हैं ये प्रायद्वीपीय प्रदेश के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए इसके अलावे इस भाग में कई पर्वत भी पाए जाते हैं, जैसे अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब जो है इसी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय प्रदेश के ही भाग हैं। ठीक है, अब देखिए गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर, अरावली धूपगढ़ी की गुरु शिखर जो है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर अरावली पे है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, और धूपगढ़ी है जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, ये सतपुड़ा का सबसे ऊंचा चोटी है। अमरकंटक जो कि 1036 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये मैकाल पहाड़ी की भाग है, यानी कि सबसे ऊंचा चोटी है, जिससे कि सोन नर्मदा आदि नदियां निकलती है। तो सोन नर्मदा किससे निकलती है? तो ये मैकाल से, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है जो कि मैकाल पर स्थित है। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी घाट पर्वत में थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट एवं सेनकोटा दर्रा भी पाए जाते हैं, यानी कि ये दर्रा जो है देखिएगा आप लोग ये पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्र में है, जो कि थाल घाट, पाल घाट, भोर घाट और सेनकोटा दर्रा ये उसी के भाग हैं। अब देखिए पूर्व से पश्चिमी घाट का मिलन स्थल, यानी कि पूर्वी एवं पश्चिमी घाट जो है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट देखिएगा कि आकर नीचे आकर मिलता है। तो जहाँ पर मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जिसकी नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। दोदा बेटा है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। अब देखिए नीलगिरी के दक्षिण में, यानी कि नीलगिरी के दक्षिण में उससे भी आगे नीचे जाइएगा आप लोग तो अन्नमलाई पहाड़ी स्थित है, जिससे कि यानी कि अन्नमलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुंडी है, जिसका ऊंचाई जो है
2695 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो इतना हम लोग जान गए। आगे अब हम लोग देखते हैं, चलिए तो आइए हम लोग आगे देखते हैं तटीय मैदान के बारे में। इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है पश्चिम का तटीय मैदान और दूसरा है पूर्व का तटीय मैदान। यानी कि कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है और पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया है और आइए उसको बारी बारी से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। तो पहला है पश्चिम का तटीय मैदान। तो अब देखिए, यह मैदान जो है पश्चिमी घाट पर्वत तथा अरब सागर तट के मध्य स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है। ठीक है, यानी कि पश्चिमी तट जो है ये कहाँ से है, गुजरात के सूरत से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक स्थित है। अब देखिए इस तट को, मैंने इस तट को फिर चार भागों में बांटा गया है। यानी कि पश्चिमी तट को, जी हाँ, चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा तट? वो है कठियावाड़ तट। कठियावाड़ यानी कि उसी को कच्छ तट भी कहा जाता है और सौराष्ट्र का तट भी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, यानी कि गुजरात के राज्य में जो स्थित है तट, उसे कठियावाड़ तट, कच्छ तट या सौराष्ट्र तट के नाम से जाना जाता है। और फिर देखिए कोंकण, ये महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, महाराष्ट्र से गोवा तक कोंकण तट के नाम से। आगे चलते हैं कन्नड़ तट, जो कि गोवा से मंगलूर तक स्थित है, और मालाबार तट, जो कि मंगलूर से कन्याकुमारी तक स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया है कि मालाबार तट कहाँ स्थित है, पूर्वी तट पे या पश्चिमी तट पे। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब देखिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है उसे हमने नोट के रूप में यहाँ पे लिख रखा है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान की अधिकतम चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर है। और कहाँ पर है ये? नर्मदा और ताप्ती जहाँ पर अपना जल गिराती है, यानी कि अरब सागर में, वहाँ पर इसकी सबसे अधिक चौड़ाई है। और जबकि कन्नड़ तट सर्वाधिक सकरा भाग, यानी कि कन्नड़ तट के पास ये बहुत सकरा हो गया, यानी कि पतला हो गया है। अब देखिए मुंबई के निकट निमज्जन, निमज्जन मतलब कि जो भाग जल में डूब गए थे, मुंबई के तट पर निमज्जन तथा कच्छ के निकट उत्थापन के प्रमाण मिले हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं पूर्वी तटीय मैदान। यानी कि पूर्वी तटीय मैदान मतलब कि ये कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में जो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच जो स्थित मैदान है वो पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। पूर्वी घाट एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है, जैसा कि मैंने बताया, जिसका विस्तार स्वर्णरेखा नदी से, स्वर्णरेखा नदी कहाँ पे है? तो ये झारखंड में है, वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक जो तट पाया जाता है, यानी कि उस तट को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पूर्वी तटीय मैदान से। अब देखिए इस मैदान को तीन भागों में बांटा गया है। इस मैदान को भी तीन भागों में बांटकर अध्ययन किया गया है। पहला है उत्कल तट। उत्कल तट कहाँ पे है? जो कि स्वर्णरेखा से महानदी के, यानी कि झारखंड से लेकर के उड़ीसा के पास तक जो महानदी है, वहां तक के इस तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तरी सरकार तट, और उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं, जो कि महानदी से कृष्णा के बीच स्थित है। यानी कि उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में ये तट पाया जाता है। कौन? उत्तरी सरकार। ये बहुत बार पूछा जाता है बच्चों कि उत्तरी सरकार तट कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है ये। फिर एक कोरोमंडल तट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तट है जो कि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तो वही है कोरोमंडल तट। देखिए कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के में है ये कोरोमंडल तट। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान यानी कि कोरोमंडल को दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। यही ऐसा तट है कि जो कि उत्तर दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा इस तट को प्राप्त होता है। अब देखिए गोदावरी और कृष्णा डेल्टा के बीच में कोलेरू झील स्थित है तथा इसके अलावा पूर्वी तट में चिल्का झील, पुलिकट झील भी स्थित है। यानी कि चिल्का झील और पुलिकट झील कहाँ है?
तो ये पूर्वी तट में ही स्थित है। अब देखिए, तमिलनाडु के तट को दक्षिण भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है, यानी कि तमिलनाडु के तट को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। अब देखिए अगला हम लोग आ गए, ये 4 नंबर में देखें तटीय मैदान। अब ये 5 नंबर देखिए भारतीय मरुस्थल, यानी कि भारतीय मरुस्थल जानते हैं कि भारत में एक ही मरुस्थल है जिसे थार के नाम से जाना जाता है। तो आइए उस मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। देखिए इसका अधिकांश भाग राजस्थान में, हर कोई जानता है कि ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अब देखिए तथा कुछ भाग पंजाब, हरियाणा, गुजरात में भी स्थित है, यानी कि ये थार मरुस्थल का अधिकांश भाग राजस्थान में पड़ता है, लेकिन ये पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी कुछ अंश तक पाया जाता है। अब देखिए विश्व के सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल है, यानी कि विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उसमें सबसे अधिक जन घनत्व यहाँ पे पाया जाता है थार मरुस्थल में, ठीक है। अब लूनी नदी जो है इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, जो कि कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, यानी कि लूनी नदी इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है जो कि कच्छ के रण में जाकर के विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल भी कहा जाता है, यानी कच्छ का रण जो कि गुजरात में है इसे सफेद मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। और ये तो बच्चों आप लोग जानते होंगे कि भारतीय मरुस्थल जो है किस प्रकार का मरुस्थल है, तो ये गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्म मरुस्थल और एक शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल मतलब कि जहाँ पे बर्फ, केवल बर्फ ही बर्फ हो, जिसके चलते वहाँ पर लोगों का जीना संभव नहीं है, तो वो शीत मरुस्थल कहलाता है। लेकिन ये जो है थार मरुस्थल ये गर्म मरुस्थल है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। अब आइए बच्चों अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो आइए अगला है भारतीय द्वीप समूह। अब देखिए इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है, एक है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप और दूसरा है अरब सागर में स्थित द्वीप समूह, यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित द्वीप समूह। यानी कि जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी किधर है, जो कि प्रायद्वीपीय भाग है, उसके पूर्वी साइड में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम साइड में अरब सागर है। तो इन दोनों में जो द्वीप समूह है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। तो पहले हम लोग देखते हैं बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो लगभग 572 द्वीपों से मिलकर बना है। यानी कि बंगाल की खाड़ी में जो स्थित है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें कुल द्वीपों की संख्या लगभग 572 है। अब आगे देखते हैं, यह मुख्यतः जलमग्न पर्वतों के भाग, यानी कि कभी ये जल में थे लेकिन ऊपर उठ गए, तथा कुछ द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी द्वारा हुई है, यानी कि कुछ जलमग्न में थे, यानी कि जल में डूबे हुए थे जो कि ऊपर आ गए, और कुछ जो थे इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी द्वारा हुई है। अब देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। यह निम्न द्वीपों से मिलकर बना है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किन किन द्वीपों से मिलकर बना है, मुख्यतः 4 इसमें दिया है, जो कि उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, यानी कि ये जो है 4 से मिलकर बना है। अब देखिए सैंडल चोटी जिसकी ऊंचाई है 738 मीटर, यह उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि बंगाल के खाड़ी स्थित द्वीपों में सबसे सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावे माउंट ड्यूवोली 515 मीटर है इसकी ऊंचाई, मध्य अंडमान में स्थित है। ये माउंट कोयोब जिसकी ऊंचाई है 460 मीटर, जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है। माउंट थुइलियर जिसकी ऊंचाई है 642 मीटर, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है बच्चों। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए पोर्ट ब्लेयर, ये कई बार पूछा गया है कि पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी जो कि है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है दक्षिण अंडमान पर स्थित है, और यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल, यानी कि आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे सेलुलर जेल के बारे में, यहीं पर प्रसिद्ध सेलुलर जेल स्थित है। अब देखिए मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, यानी कि मध्य अंडमान जो है उसके पूर्व में बैरन द्वीप स्थित है, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि भारत में मात्र एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, वो है बैरन द्वीप। और कहाँ स्थित है ये, तो मध्य अंडमान के पूर्व साइड में। जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित नारकोंडन द्वीप, ये नारकोंडन द्वीप जो है एक सुषुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। क्या चीज का है,
तो सुषुप्त ज्वालामुखी जानते होंगे कि सुषुप्त ज्वालामुखी और सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी मतलब जिसमें से लावा मैग्मा हमेशा निकलते रहता है उसे सक्रिय कहेंगे, और सुषुप्त मतलब कि बहुत दिनों पहले निकला था और आगे भी इसकी निकलने की संभावना है, यानी कि ये सोए हुए अवस्था में है। कब इसमें से उद्भेदन हो जाएगा इसका कोई निश्चित नहीं है, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा सक्रिय ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी, जो कि बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप इसके उदाहरण है। अब देखिए 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल, चैनल मतलब क्या होता है? चैनल मतलब होता है अक्षांश, यानी कि 6 डिग्री अक्षांश जो है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। किसको? ग्रेट निकोबार को। अब देखिए भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, ये कई बार पूछा गया है बच्चों, और हमेशा ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में ये स्थित है, जो 2004 में सुनामी के कारण ये डूब गया था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जरवा, साम्पेन आदि प्रमुख जनजातियां निवास करती है। जरवा जनजाति के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ सालों पहले ये बहुत मतलब कि चर्चा में आया हुआ था। क्या हुआ था कि अमेरिका के एक जो शोधार्थी था, यानी कि शोध करने के लिए एक व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ था, जो कि जरवा जनजाति पे कुछ अपना शोध करना चाहता था, लेकिन सरकार ने उसको मना किया था और वहाँ के पब्लिकों ने भी वहाँ उसको मना किया था, लेकिन वो नहीं माना और वो जरवा जनजाति पर शोध करने के लिए वो उनके द्वीप पर पहुँच गया। तो जरवा जनजाति के लोगों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी और उसको मार डाला। तो इसको लेकर के बहुत चर्चा में आया हुआ था ये। तो ये है जरवा जनजाति। फिर देखिए 2004 में 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार साम्पेन जनजाति ने मतदान किया था, यानी कि ये जनजातियां हम लोगों से या और दुनिया से एकदम साफ अलग है ये। ठीक है। इन्होंने देखिए कि 16वीं लोकसभा में ये लोग पहली बार साम्पेन जनजाति ने ये मतदान किया था। अब देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप। अब देखिए लक्षद्वीप यानी कि अरब सागर में स्थित द्वीप जो है उसे लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें कुल 36 द्वीप स्थित है, यानी कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है? 36 द्वीप है, जिस पर मात्र 10 द्वीप ही ऐसा है जिस पर कि मानव निवास करते हैं, यानी कि आबाद है। अब देखिए कवारती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, यानी कि 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अब देखिए मिनिकॉय मतलब कि कहीं कहीं पे मिनिकॉय भी मिलता है, या कहीं कहीं बुक में देखिएगा आप लोग एंड्रोट भी दिया हुआ है। एंड्रोट जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी कि अगर मिनिकॉय दिया रहेगा तो मिनिकॉय मारिएगा, अगर एंड्रोट दिया होगा तो एंड्रोट को मारिएगा। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अब देखिए ये तो हो गया। अब कुछ अन्य द्वीपों को भी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको कलेक्ट किया है। अब देखिए अन्य द्वीप में कौन सा है? श्रीहरिकोटा द्वीप। ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश के तट पर है, जो कि पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करते हैं, और यहीं पर सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र स्थित है यहीं पर स्थित है। तो ये उस मायने में ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिस पर रामेश्वरम स्थित है। रामेश्वरम को तो आप जानते हैं, तो ये रामेश्वरम भी वहीं पर स्थित है। फिर है न्यूमूर द्वीप। न्यूमूर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो कि भारत और बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है, और ये भारत और बांग्लादेश में देश के बीच विवाद का कारण भी रहा है। फिर इसको आगे चलकर इसको बंटवारा कर दिया गया और भारत का जो हिस्से में पड़ा वो द्वीप जलमग्न अवस्था में है। ठीक है। अब देखिए अब्दुल कलाम द्वीप, इसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। उड़ीसा तट से परे, यानी कि उड़ीसा तट से दूर भुवनेश्वर से, यानी कि भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर दूर ये स्थित है ये द्वीप। अब देखिए माजुली द्वीप, आप लोगों ने सुना होगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। जी हाँ दोस्तों, ये नदी पर स्थित है, एक ऐसा द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, और ये कहाँ पर स्थित है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, यानी कि असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब देखिए इसे असम का 35वां जिला घोषित किया गया, यानी कि इस नदी द्वीप को असम का 35वां जिला घोषित किया गया है। अब देखिए
अलियाबेट और खलियाबेट ये भी द्वीप हैं। बहुत बार पूछा गया है, अगर पूछ देने के बाद बच्चों इसके बारे में, बहुत सारे बच्चे हैं कि इसके बारे में सुने भी नहीं होंगे। अलियाबेट और खलियाबेट द्वीप जो है नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अलियाबेट और खलियाबेट बराबर इसको पूछा जाता है। अब देखिए विलिंगटन द्वीप, बहुत सारे बच्चे विलिंगटन के नाम से ही जानते होंगे कि ये विदेश में है, लेकिन नहीं, विलिंगटन द्वीप जो है कोची शहर यानी कि केरल का ही ये भाग है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया 9th क्लास के चैप्टर 2 को। और एक बात और कहना चाहता हूँ बच्चों कि आपने जो इस वीडियो को, इस चैनल को इतना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद है कि आगे भी इसको आप लोग वैसे ही प्यार देते रहेंगे। और मैं इतना कहता हूँ कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या सी टेट, बिहार टेट या एस टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो वो आपको पास जल्दी से पहुंच जाए। तो ठीक है बच्चों, ओके बाय। चलिए बच्चों, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि मैं इसके बाद जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो मोटिवेशनल वीडियो होगा। अगर उस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि अगर कोई भी उस वीडियो में बताई गई चीज़ों का अगर अपने लाइफ में यानी कि जीवन में उसका उपयोग ईमानदारी से उपयोग करता है, तो कोई भी मतलब कि सफलता से दूर नहीं होगा और सफलता उसकी मुट्ठी में होगी। और उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आपके से सफलता दूर होती जा रही है तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन हो, उस वीडियो को जरूर देखिएगा।